Its ratings is 11 oblique 400 kV, right? It is 11 oblique 400 kV. This is a step up transformer. इस यहाँ पर जनरेटिंग स्टेशन पे जो अपन वोल्टेज तो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, इस वोल्टेज जनरेशन की जो रेंज होती है वो आपको पता हो तो 11 से 22 तक अपन जनरेट कर सकते हैं। बाकी एक्चुअल में जब जनरेशन स्टार्ट हुआ था तो जनरेशन स्टार्ट किया था डिफरेंट डिफरेंट केवी पर, 11 पे भी किया था, 13.8 पे भी किया था, 13.2 पे भी किया था और 22 पे भी किया था और इससे ज्यादा भी किया था। तो उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि जो 11 केवी से जो 22 की जो रेंज है दैट इज द बेस्ट सुटेबल फॉर द पावर ट्रांसमिशन, राइट। तो अपने इंडिया में या पूरे वर्ल्ड के अंदर 11 केवी से 22 केवी पर ही वोल्टेज का अपने जनरेशन होता है, राइट, पावर का जनरेशन होता है, राइट। तो 22 से ज्यादा अपन जनरेशन नहीं करते, या तो 11 केवी से 22 की रेंज में ही अपन जनरेशन करते हैं नॉर्मली, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको अपन ने स्टेप डाउन किया यहाँ पर 11 के से 400 केवी तक मैंने, इज जनरेटिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है, इसको मैंने स्टेप अप कर दिया। स्टेप अप के बाद में मेरे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है, वो दिस इज द ट्रांसमिशन लाइन। और ट्रांसमिशन लाइन नॉर्मली अपने पास टू पैरेलल लाइंस हो सकती है, सिंगल लाइन हो सकती है, ठीक है, देयर आर वेरियस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। और मैं एक ट्रांसमिशन लाइन कंसिडर कर रहा हूँ, फॉर दिस इज द ट्रांसमिशन लाइन। और इस ट्रांसमिशन लाइन के यहाँ पर दोनों टाइप यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगे, ठीक है। इस ट्रांसमिशन लाइन के बाद मेरे पास क्या आएगा, इट इज अनदर ट्रांसफार्मर। सपोज दिस ट्रांसफार्मर हैविंग रेटिंग्स ऑफ, सपोज मैं इसको 400 केवी है तो 400 केवी से मैं इसको स्टेप डाउन कर लेता हूँ। सपोज 400 केवी है तो 400 से सपोज मैं इसको 400 केवी से सपोज मैं इसको लेता हूँ 132, ठीक है, 132 केवी मैंने क्या कर दिया, इसको स्टेप डाउन कर दिया, राइट। और यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर दोनों साइड में यहाँ पे सर्किट ब्रेकर कनेक्टेड होते हैं, और मैंने यहाँ पे दोनों तरफ सर्किट ब्रेकर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में रेट अगेन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को सपोज मैं वापस स्टेप डाउन करता हूँ 132, सपोज मैं कर देता हूँ 132 11 के, ठीक है। वाई वी डू द ट्रांसमिशन द हायर वोल्टेज, ये आपको पता होगा हायर वोल्टेज पर मैं ट्रांसमिशन क्यों करते हैं। पहले मैंने क्या कराया 11 के से 400 केवी पर क्या कराया, स्टेप अप कराया। उसके बाद में वहां मैंने स्टेप डाउन कराया, वापस मैंने स्टेप डाउन कराया 132 से 11 केवी पर, ठीक है। और यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मर है दोनों साइड में आपके क्या कनेक्टेड होगा, सर्किट, ठीक है, ये सर्किट ब्रेकर कनेक्टेड। उसके बाद में अगर मेरे पास 11 केवी है तो 11 केवी पर सपोज मेरे को कोई हायर कंज्यूमिंग हायर लोड जो दे रहा है, मान लो इंडस्ट्रियल लोड है, तो इंडस्ट्रियल को मैं सप्लाई कर सकता हूँ, राइट, जैसे मैं इंडस्ट्री को सप्लाई कर सकता हूँ। या फिर मैं यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और लगा देता हूँ ताकि मैं कंज्यूमर्स को भी सप्लाई कर सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा के 11 केवी को 11 केवी को मैं स्टेप अप कर सकता हूँ कितने पे, 440 पे, 440 440 मान सकते हो आप, 415 मान सकते हो। मैंने स्टेप डाउन कर दिया, ठीक है। तो इस लोड में यहाँ पे मेरे पास 3 फेज लोड है, तो 3 फेज लोड जाएगा। और इसमें अपने पास अगर मान लो घरों के अंदर सिंगल फेज आ रहा है, कोई भी एक सिंगल फेज अपना आ सकता है। दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये मेरे पास लोड है। अब लोड हो सकता है 3 फेज में आपके पास घरों में शायद सिंगल फेज आ रहा हो या 3 फेज आ रहा हो, तो डिपेंड करता है कि आपके घरों में लोड कितना कनेक्टेड है या आपने कनेक्शन कैसा ले रखा है, ठीक है। दीज आर द सिंगल लाइन डायग्राम, ऑलरेडी आपको पता है, नॉर्मली ये आपको पावर सिस्टम 1 में पढ़ा दिया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इस सिंगल लाइन डायग्राम में, इन सिंगल लाइन डायग्राम में आपने हर जगह ये सर्किट ब्रेकर देख रखे होंगे, मैंने लगाए नहीं, मैं लगा देता हूँ, इस हर जगह सर्किट ब्रेकर लगे, हर ट्रांसफार्मर के हर जगह सर्किट ब्रेकर कनेक्टेड है। ट्रांसमिशन लाइन पर, इस बस बार पर भी दोनों तरफ कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर दोनों साइड में कनेक्टेड है, बस बार के दोनों साइड में कनेक्टेड है, हर जगह सर्किट ब्रेकर कनेक्टेड होता है। ये क्यों होता है, तो बता सकते हैं। हर जगह सर्किट ब्रेकर है, ट्रांसफार्मर से पहले, ट्रांसफार्मर के बाद, बस बार से पहले, बस बार के बाद, और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर, जनरेटिंग ट्रांसफार्मर पर, हर जगह सर्किट ब्रेकर कनेक्टेड है। ऐसा क्यों है, बिना सर्किट ब्रेकर भी अपना काम चल जाए, ट्रांसमिशन तो हो ही रहा है, भी इनको इनको क्यों ओवरलोड कंडीशन के लिए सर। ओवरलोड सर कंडीशन।
सर्किट ब्रेकर। ट्रांसमिशन लाइन में कोई फॉल्ट आ जाए तो उसको बचाना। ट्रांसमिशन फॉल्ट आ जाए, वेरी गुड, ओवरलोड कंडीशन। ठीक है, तो आपने बहुत सारी चीजें बताई, जैसे ओवरलोड कंडीशन बताया आपने, तो ट्रांसमिशन लाइन में कोई फॉल्ट आ जाए, राइट। तो आपने जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, या मैं कहूँ पावर सिस्टम है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, अप टू कंज्यूमर्स, ठीक है। तो जनरेशन से लेकर जो कंज्यूमर तक जो पावर का जो फ्लो है, ठीक है, पावर फ्लो है, तो उस पावर फ्लो के अंदर देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स, लाइक जनरेटर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर है, बस बार है, ट्रांसमिशन लाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस है, लोड्स है, ठीक है, और देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रोटेटिंग मशीन ऑल्सो, ठीक है। तो उन सारे इक्विपमेंट में अगर किसी भी टाइप का फॉल्ट आ जाए, या मैं फॉल्ट वर्ड यूज में ना लूं, अगर मैं किसी भी तरह की नॉर्मल कंडीशन से अब नॉर्मल कंडीशन हो जाए, ठीक है, या किसी टाइप का फॉल्ट आ जाए, मैं मीन्स आपके पास नॉर्मल कंडीशन क्या थी, नॉर्मल पावर सप्लाई हो रही थी जनरेटिंग स्टेशन टू कंज्यूमर। अगर मान लो किसी भी इक्विपमेंट में किसी भी तरह का फॉल्ट आ जाए, या फिर कोई अबनॉर्मल कंडीशन आ जाए, तो उस केस अबनॉर्मल कंडीशन कैसे भी हो सकती है, करंट इंक्रीज हो सकती है, वोल्टेज में डिस्टर्बेंस हो सकता है, या फिर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग चल सकती है, एनी टाइप ऑफ फॉल्ट्स, एनी टाइप ऑफ फॉल्ट्स मीन कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो उसकी वजह से कोई मान लो एक इक्विपमेंट, मान लो कि इस ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट आ गया, सपोज इस ट्रांसमिशन में फॉल्ट आ गया, ठीक है। अब इस ट्रांसमिशन लाइन में जैसे फॉल्ट आया, तो आपकी जो सप्लाई इंटरप्शन ऑफ सप्लाई था, तो सप्लाई में जो इंटरप्शन था वो हो गया। अब उस वजह से क्या हो सकता है, आपकी करंट भी, आपकी जो जो फ्लो हो रही थी वो भी आपकी राइज कर सकती है, वोल्टेज में आपका जो थ्री फेज जो वोल्टेज था, उनके जो वी ए वी बी वी सी है, उन्हें भी आप डिस्टर्बेंस होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, उनको बचाने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर सर्किट ब्रेकर यूज करेंगे। हो सकता है मान लो कि यहाँ पर हाई करंट फ्लो होगी, नॉर्मली करंट मान लो कि आपकी फ्लो हो रही है 1000 एम्पियर, और 1000 एम्पियर से डायरेक्टली चलेगी 15,000 एम्पियर। तो वो क्या कर सकता है, ट्रांसमिशन लाइन के साइड में जो इक्विपमेंट कनेक्टेड है, एदर जनरेटिंग स्टेशन साइड, आइदर ट्रांसफॉर्मर साइड, राइट, इस ट्रांसफॉर्मर को या फिर इस बस बार को डैमेज कर सकता है, या फिर ट्रांसफॉर्मर को डैमेज कर सकता है, राइट। तो किसी भी इक्विपमेंट को डैमेज ना करे उसके लिए अपन ये प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज में लेते हैं। अब प्रोटेक्टिव डिवाइस आपकी कैसी भी हो सकती है, सर्किट ब्रेकर अपन यूज में ले सकते हैं, उसके अलावा और भी प्रोटेक्टिव डिवाइस होती है। सो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज इन अवर माइंड इज, व्हाई वी नीड द प्रोटेक्शन, व्हाई वी नीड द प्रोटेक्शन, बिकॉज देर आर वेरियस टाइप ऑफ फोर्स अकर इन इन आर पावर सिस्टम, कि अपने किसी भी टाइप का फॉल्ट पावर सिस्टम में आ सकता है, और फॉल्ट आने से क्या हो सकता है, इक्विपमेंट डैमेज हो सकते हैं। फर्स्ट अपने पास माइंड में ये आएगा। तो सबसे पहले मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि वाई वी नीड प्रोटेक्टिव सिस्टम, मतलब प्रोटेक्टिव सिस्टम के रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, वही मैं आपको फर्स्ट जो मैंने लिखा है वो लिखा है, नीड ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम, वाई वी नीड प्रोटेक्टिव सिस्टम। तो इसमें मेरे फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, the heavy currents associated with short circuit is likely to cause damage to equipment if suitable protective relays and circuit breaker are not provided for protection of each section of power system। अब इसका मतलब क्या है, कि मेरे पास बहुत सारे इक्विपमेंट है, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसमिशन लाइन है, राइट, बस बार है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, देन अगेन लोड है, ठीक है। तो देर आर वेरियस टाइप ऑफ इक्विपमेंट। अब इन इक्विपमेंट में से सपोज कहीं पे फॉल्ट आया, और फॉल्ट आने से सपोज हाई करंट फ्लो नहीं लगी, नॉर्मली मान लो मेरे पास ये करंट है, और मेरे पास हाई करंट फ्लो नहीं लगी, ठीक है। अब इस हाई करंट से होगा क्या, कि हाई करंट से फ्लो होने से वो अपना इक्विपमेंट वो डैमेज हो सकता है, राइट। दैट्स व्हाई वी यूज प्रोटेक्टिव रिलेज और सर्किट ब्रेकर, ठीक है। दैट्स व्हाई, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मैंने बताया वो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे रिपीट होने वाला। सेकेंड पॉइंट है, इफ ए फॉल्ट इन ए पावर सिस्टम एंड ऑटोमेटिक प्रोटेक्टिव डिवाइस इज नीडेड टू आइसोलेट द फॉल्टी एलिमेंट as quickly as possible to keep the healthy section of the system in normal condition. So there are two conditions, normal condition there is no fault, abnormal condition there is a fault, right। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर अगर मान लो कोई फॉल्ट आ गया, दैट मींस abnormal कंडीशन होगी, राइट। तो इसमें मैंने यहाँ पर दो टर्म्स यूज में ली हैं, वन इज फॉल्टी एलिमेंट, सेकंड फॉल्टी सेक्शन और हेल्दी सेक्शन। इसका क्या मीनिंग है, फॉल्टी सेक्शन और हेल्दी सेक्शन का। फॉल्टी सेक्शन मीन्स जहां पर आपका फॉल्ट आया है, जहां पर आपका फॉल्ट आया है, इट इज द फॉल्टी सेक्शन, मतलब
जिस फॉल्ट आने से जो इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है, जो पार्ट डैमेज हो सकता है, दैट इज फॉल्टी सेक्शन। हेल्दी सेक्शन जिसको अपन क्या कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं, वहां पर वो जो सेक्शन है वो अफेक्टेड नहीं हुआ है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, उसमें ऐसा कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगा देंगे ताकि फॉल्टी सेक्शन को हेल्दी सेक्शन को अलग कर दे। ऑब्वियस सी बात है, अगर फॉल्ट आएगा, अगर मैं दोनों को अलग कर दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, अपना नुकसान नहीं होगा, राइट। So if any fault occurs in a power system, then we use circuit breaker or relays or any protective devices to isolate the faulty section or healthy section to uh, remains in the normal condition. ठीक है, तो abnormal condition से अपने पास normal condition वापस लाने के लिए healthy section और faulty section को अलग कर सकते हैं। ठीक है, that is the second point. Third point, that is the third point. If a fault is must be cleared within a fraction of second, if a short circuit enter in a system for a larger time, it may cause damage to some important section of the system. मतलब मान लो कि मैंने कोई फॉल्ट आया और फॉल्ट को मैंने 4-5 सेकंड लगा दिए दूर करने में, भाई इतना टाइम नहीं मिलेगा, इतने टाइम में तो डैमेज कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मींस आपका मिली सेकंड और माइक्रो सेकंड, आपका मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड में उसको मेरे को फॉल्ट को दूर करना पड़ेगा। अगर मैंने मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड में दूर नहीं किया तो एक इक्विपमेंट को डैमेज कर सकता है। मींस अपने पास जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो इतना फास्ट होना चाहिए ताकि अपना जो फॉल्टी सेक्शन और हेल्दी सेक्शन को दूर करने का काम है वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो जाए, विद इन मिली सेकंड और माइक्रो सेकंड में हो जाए, राइट। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू द फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम। अपने पास जो टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन लार्जर टाइम के लिए अपन फॉल्ट को दूर नहीं कर सकते, ये फॉल्ट को दूर करने जाओगे लार्जर टाइम के लिए तो इक्विपमेंट को डैमेज कर देगा। इट इज अ वेरी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज हेवी शॉर्ट सर्किट करंट में कॉज ए फायर। ऑब्वियसली बात है कि अगर मान लो कि कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया और शॉर्ट सर्किट करंट मीन्स हेवी करंट, ठीक है, तो कोई भी हेवी करंट सपोज आ गया तो आपको बताया दैट आई स्क्वायर आर दैट इज आई स्क्वायर इंटू टी दैट इज लॉसेस, और लॉसेस से आपके पास जो फायर दैट मीन्स हीट, अपन ने हीट उसको अपन जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हीट से क्या होगा, कोई इक्विपमेंट अपने पास डैमेज हो सकता है। दैट्स व्हाई वी यूज हेवी शॉर्ट सर्किट करंट मे कॉज ए फायर। It may spread in the system and can damage a part of it. The system voltage may reduce to a low voltage level. अगर कोई मान लो कि किसी सिस्टम में 3 फेज लाइन है, करंट जा रहा है आई ए आई बी आई सी, ठीक है, एक सेक्शन में सपोज मेरे पास वोल्टेज सपोज वी ए वी बी वी सी, ठीक है, वी ए वी बी वी सी, अगर मान लो कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब मेरे पास लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो गया, ठीक है, तो मेरे पास अगर मेरे पास करंट डिस्टर्ब हुई है, मतलब करंट कोई हैवी करंट फ्लो नहीं लगी, तो ऑब्वियसली बात है जो वोल्टेज जो है वी ए वी बी वी सी जो 120 डिग्री डिस्प्लेस थे वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हो सकता है ये जो वोल्टेज है वो आपस में 120 डिग्री डिस्प्लेस नहीं हो, इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बैलेंस फेजर से क्या हो गया, अनबैलेंस फेजर हो गया। तो इसका मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड भी रिड्यूस हो सकता है और इनका जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो भी आपका चेंज हो सकता है। मैंने वही लिखा है, इट में स्प्रेड इन द सिस्टम में डैमेज ए पार्ट ऑफ इट, द सिस्टम वोल्टेज में रिड्यूस टू ए लो लेवल, तो आपको वोल्टेज भी क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। एंड इंडिविजुअल जनरेटर इन ए पावर सिस्टम स्टेशन और ग्रुप ऑफ जनरेटर्स इन डिफरेंट पावर स्टेशन, तो नॉर्मली क्या होता है कि पावर स्टेशन पर एक जनरेटर नहीं होता है, बहुत सारे जनरेटर्स होते हैं टू फीडिंग द लोड। ठीक है, लूज synchronism, that is very important point, that is loose synchronism. Thus an uncleared heavy short circuit current may cause total failure of the system. ये वाला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है, मान लो कोई शॉर्ट एक जनरेट, मान लो मेरे पास बहुत सारे जनरेटर्स हैं, इसको इसे समझो कि मेरे पास बहुत तरह के मतलब देयर आर वेरियस जनरेटर्स टू फीडिंग द लोड। मान लेता हूं मैं G1 G2 G3, G1 है, G2 है और G3 है। यहाँ पे बहुत सारे जो जनरेटर्स हैं वो लोड को फीड कर रहे हैं। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ जनरेटर। ठीक है, अब मान लो किसी ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट आया, अब ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट में से सपोज ये 40 मेगावाट 40 मेगावाट जनरेट कर रहे हैं,
सपोज ये भी 40 मेगावाट जनरेट कर रहा है और ये भी 40 मेगावाट जनरेट कर रहा है, तो मैंने कुछ भी कोई मैंने अज्यूम कर लिया, सपोज 40 मेगावाट जनरेट कर रहा है, ठीक है। 3 जनरेटर फीड कर रहे हैं लोड को। अगर मान लो कि सपोज ये जनरेटर 1 जो फीड कर रहा है उसकी ट्रांसमिशन लाइन में कोई फॉल्ट आ गया, ठीक है, उसकी ट्रांसमिशन लाइन में कोई फॉल्ट आ गया। अब फॉल्ट आने पर क्या होगा, अब फॉल्ट आने पर क्या होगा, सपोज वो क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, तो फॉल्ट आने पर क्या होगा, जो पावर फीड कर रहा था, मान लो डबल सर्किट लाइन है, तो मान लो एक एक लाइन में फॉल्ट आ गया, एक फॉल्ट आने पर तो ये तो मान लो सप्लाई कर देगी, ठीक है। तो उसके कारण जो मेरे पास लोड था, लोड 40 मेगावाट का है, सपोज आप मान लो कि 30 मेगावाट ये फीड कर 30 मेगावाट ये लोड को फीड कर रहा है, ठीक है, 30 मेगावाट मेरे पास लोड है। तो एक ट्रांसमिशन लाइन 30 मेगावाट तो नहीं कर सकती, तो इसका जो लोड है वो किस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि 20 मेगावाट सप्लाई कर रहे हैं, तो ये 20 मेगावाट तक जाएगा, बट ये तो 40 मेगावाट तक जनरेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब होगा क्या कि ये जो जनरेटर 1 है वो इस 30 मेगावाट को फीड नहीं कर सकता। क्यों नहीं फीड कर सकता, क्योंकि इसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ गया। अब एक्स्ट्रा लोड पड़ने पर ये क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, ये शट डाउन हो गया जनरेटर। अब ये शट डाउन हो गया तो इसका जो लोड है वो किस पे आ जाएगा, इस पे लोड बढ़ जाए, इस पे लोड बढ़ जाएगा, ये 40 मेगावाट, ये भी 40 मेगावाट का रहा था, ये भी नहीं कर सकता, ये भी शट डाउन हो जाएगा। ये इसका लोड इस पे आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। तो ये जनरेटर्स क्या हो रहा है कि अपना लूजिंग सिंक्रोनिज्म लूज कर रहा है। अब ये जनरेटर 1 को मैंने चालू किया, जनरेटर 1 को चालू, मान लो कि मैंने जनरेटर 1 बंद हो गया, शट डाउन हो गया। अब ये बताओ कि जनरेटर 1 को मैं चालू करके भी तो सप्लाई कर सकते हैं, बट ये तो बंद हो गया, तो बंद बंद होने के बाद मैं चालू कर दो, वही भाई कोई जनरेटर 1 फीड कर रहा है मेगावाट कुछ 40 मेगावाट, तो उसको चालू कर दो, तो वापिस जनरेट करने लग जाएगा। तो ये इनके इनके ऊपर लोड क्यों पड़ रहा है, तो बता सकता है। भाई जनरेटर 1 मेगावाट 40 मेगावाट फीड कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो कि ये शट डाउन हो गया ड्यू टू द एनी फॉल्ट, मान लो क्लियर नहीं हुआ कि कोई रिले सर्किट ब्रेकर काम नहीं करे, ठीक है, तो ये चालू भी तो हो सकता है, चालू कर दो और फीड कर दो, फीड हो जाएगा। फीड क्यों नहीं कर सकते, वो बता सकता है, फीड क्यों नहीं कर सकते। भाई एक जनरेटर मेरा बंद हो गया तो उसको चालू कर दो भैया, तो वही फीड कर दो तो फीड हो जाएगा। दूसरे के ऊपर लोड क्यों पड़ रहा है, वो बता सकता है। सिंक्रोनिज्म लूज हो गया तो ये शट डाउन हो गया, तो शट डाउन होके चालू कर दो, वही हो जाएगा काम। कोई बता सकता है क्यों नहीं कर सकते। ये आपने पावर सिस्टम तो पढ़ रखी है ना, इतना तो कॉन्सेप्ट पढ़ ही रखा होगा। लूजिंग सिंक्रोनिज्म वाला कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ ही रखा है, तो बता सकते हैं। सीरीज में होंगे सर, नहीं वो तो ठीक है, मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज ये जनरेटर 1 जो है सप्लाई कर रहे हैं 40 मेगावाट, इसके ऊपर लोड पड़ गया ज्यादा, ठीक है, मतलब 60 मेगावाट का पड़ गया, तो 60 मेगावाट तो फीड नहीं कर सकता है। तो 60 मेगावाट अगर फीड नहीं कर सकता तो फिर हाँ ये शट डाउन हो जाएगा, तो ये शट डाउन होके भाई चालू कर दो, वापिस वापिस फीड करने लग जाएगा। तो इस तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है मतलब। तो शट डाउन करके करते हैं तो फिर भी 8 मेगावाट तो नहीं सप्लाई कर पाएगा ना, उसके लिए अपने को दूसरा जनरेटर इसके साथ लगाना पड़ेगा। अच्छा, स्लीप, गजाला कह रही है स्लीप। देखो स्लीप इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन में कोई स्लीप एग्जिस्ट नहीं करती है। स्लीप इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंडक्शन मशीन, नॉट सिंक्रोनस मशीन। जनरेटर्स आर ऑल द सिंक्रोनस मशीन। देखो सिंपल सा सर पैरेलल ऑपरेशन होगा पैरेलल ऑपरेशन क्या? होगा, बिल्कुल पैरेलल ऑपरेशन होगा। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, अ, अगर मान लो कि जनरेटर पर लोड पड़ गया और मान लो कि अपन को क्या है कि लोड फीड करना है, तो मान लो शट डाउन हो गया। अब क्या है कि शट डाउन होने पर देखो इंपॉर्टेंट बात ये है कि मान लो शट डाउन हो गया, तो जो भी जनरेटर शट डाउन हो जाता है उस शट डाउन को वापिस से चालू करने के लिए कम से कम मुझे 4 से 5 घंटे चाहिए। ऐसा कोई मतलब नहीं है कि मैं स्विच, मेरे को फैन ऑन करना है, मैंने स्विच को ऑन किया चालू हो गया। जो सिंक्रोनस जनरेटर है उसको चालू करने के लिए कम से कम मुझे 4 से 5 घंटे चाहिए, तब जाके वो चालू होता है। तो जितनी देर में 4 से 5 घंटे में तो मेरे पास जनरेटर है, उनका लोड बढ़ता जाएगा, दूसरे जनरेटर में लोड बढ़ता जाएगा, तो मैं फीड कर नहीं सकता। 4 से 5 घंटे में तो पूरा सिस्टम ही डैमेज हो जाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जनरेटर वापस चालू करने के लिए मुझे कम से कम 4 से 5 घंटे चाहिए नॉर्मली, तो 4-5 घंटे में तो दूसरे जनरेटर पर लोड पड़ जाएगा, तो मैं आज क्या चालू नहीं कर सकता हूँ, पहली बात, ठीक है। तो इस जनरेटर को मैं चालू नहीं कर सकता।
तो ऑब्वियसली होता है पैरेलल ऑपरेशन, और पैरेलल ऑपरेशन में मेरे पास इस जनरेटर का लोड इस पे आ जाएगा, इस जनरेटर का इस पे लोड आ जाएगा, और मेरे पास जो इसको बोलते हैं दैट इज एक टर्म होती है, इसको बोलते हैं कैस्केडिंग ट्रिपिंग, कैस्केडिंग ट्रिपिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कैस्केडिंग ट्रिपिंग हो जाएगी। तो कैस्केडिंग ट्रिपिंग का मतलब ये है, एक सिंक्रो जनरेटर है वो अपना सिंक्रोनिज्म यूज करा, फिर सेकंड वाला करा, थर्ड वाला करा, उसके बाद में ऑल और पावर सिस्टम इज इंटरकनेक्टेड, तो इससे क्या होगा, कैस्केडिंग ट्रिपिंग होगी। ठीक है, दैट इज द कौन सा पॉइंट था मेरे पास, ये वाला पॉइंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो इतनी बड़ी सिचुएशन भी फॉल्ट से आ सकती है। मतलब आप क्या सोचो आप कि सारे जनरेटर्स बंद हो गए, मतलब एक मेरे पास लोड बढ़ने से कोई सर्किट ब्रेकर रिले काम नहीं कर रहा, सारे जनरेटर बंद हो गए, सारे जनरेटर बंद हो गए मतलब आपकी पावर सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई। ठीक है, तो ये ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। ठीक है, दैट इज द कौन सा पॉइंट है, फोर्थ तो फिफ्थ जो भी था। नेक्स्ट पॉइंट है कि ए प्रोटेक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स सर्किट ब्रेकर, ट्रांजिशन मींस दैट इज सीटी एंड पीटी, वीटी मींस दैट इज पीटी, सीटी एंड पीटी इन प्रोटेक्टिव रिलेज to isolate the faulty section of the partial healthy section। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। A circuit breaker can disconnect the faulty elements of the system when it is upon to do so by the protective relay। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि faulty section को अलग कर देना, ये नया पॉइंट नहीं है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। The transducer are used to reduce the current voltage to lower values and to isolate protective relays from the high voltage of power system। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है कि जो भी मेरे पास सीटी और पीटी है, अब वहां पर अपन सीटी और पीटी भी लगाते हैं, ये आपने मेजरमेंट में पढ़ रखा हुआ। तो सीटी और पीटी का काम मेजरमेंट का भी है और प्रोटेक्शन का भी। देयर आर टू ऑपरेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर सीटी एंड पीटी, दैट इज फॉर द मेजरमेंट पर्पज एज वेल एज प्रोटेक्शन पर्पज। तो सीटी और पीटी प्रोटेक्शन पर्पज के लिए यूज देते हैं। तो सीटी क्या काम करेगा, सीटी फॉर द करंट मेजरमेंट, पोटेंशियल ट्रांसफर फॉर द वोल्टेज मेजरमेंट। ठीक है, फॉर द हायर वैल्यूज। अपन ऐसा नहीं है कि वहां पर वोल्टमीटर और एमीटर लगा दे, ऐसा नहीं है वो वोल्टमीटर और एमीटर लगा दे अपना काम हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी यूज सीटी एंड पीटी। ठीक है, फॉर द हायर रेंज। जैसे मान लो कि सीटी कोई 2000 एम्पियर्स की है और वीटी मान लो बहुत हाई रेंज का है, तो वहां पर अपन सीटी और पीटी यूज में लेते हैं। तो ये दोनों पर्पज के लिए काम आता है, मेजरमेंट एज वेल एज प्रोटेक्शन पर्पज। ठीक है, दोनों पर्पज के लिए काम आता है। तो रिड्यूस द करंट एंड वोल्टेज, जो मान लो कि मेरे पास कोई सिस्टम में फॉल्ट आया और ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट आया, ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट आने से हायर करंट्स वहां पर फ्लो होने लगी, बस बार में आए थे ट्रांसमिशन लाइन में। तो हायर करंट जैसे ही वहां पर फ्लो होने लगी, तो हायर करंट्स की वजह से जो मेरे पास वहां पे सीटी कनेक्टेड होगा वो क्या करेगा, उस हायर करंट को क्या कर देगा, लोअर वैल्यूज में कन्वर्ट कर देगा। इट इज अपन करंट ट्रांसफर मींस रिड्यूसेस द करंट हाई वोल्ट। ट्रांसफर काम क्या होता है, जैसे अपन पोटेंशियल ट्रांसफर बात करते हैं तो वोल्टेज को क्या करते हैं, स्टेप डाउन करता है, स्टेप अप करता है। इस तरह से करंट ट्रांसफर क्या करता है, स्टेप अप स्टेप डाउन करता है। तो करंट ट्रांसफर क्या कर देगा, करंट को स्टेप डाउन कर देगा टू द लोअर वैल्यू। तो अपना जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है या फिर जो ट्रांसमिशन लाइन है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की वजह से वो ट्रांसमिशन लाइन अपनी बच सकती है। ठीक है, दैट्स व्हाई यूज सीटी एंड पीटी, दैट इज द पर्पस ऑफ सीटी एंड पीटी। ठीक है, तो ये जो बेसिक्स जो था कि व्हाई वी नीड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद करना। ठीक है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट क्या है कि ये कभी एग्जाम्स में हो सकता है कि आपसे पूछ लें। तो ये नॉर्मली बेसिक्स, अभी मैं 2 लेक्चर में आपको बेसिक्स से बताऊंगा, यूनिट स्टार्ट नहीं करूंगा। तो बेसिक्स में आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में प्रोटेक्शन है क्या। ठीक है, तो ये कभी भी एग्जाम से पूछ लेते हैं ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि व्हाई वी नीड द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, व्हाई वी नीड प्रोटेक्शन। तो आपका जो ये वाला जो पार्ट है, इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये वाला क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट है देयर इज टाइप्स ऑफ फॉल्ट। तो टाइप्स ऑफ फॉल्ट एक्चुअल में अपन ये डिस्कस करेंगे सेकंड यूनिट में। ठीक है, बट यहाँ पर मैं टाइप्स ऑफ फॉल्ट एक बार बता देता हूँ कि टाइप्स ऑफ फॉल्ट क्या है। तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, इसके बारे में अपन ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अपन सेकंड यूनिट में अपने पास टाइप्स ऑफ फॉल्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने नेम पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप से यहाँ पर होते हैं। इट इज नंबर 1 इज अ सिमेट्रिकल फॉल्ट, नंबर 2 इज अ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक है, सिमेट्रिकल फॉल्ट अपन किसको बोलेंगे, तो क्या ऑलरेडी आपको पता है, बता सकते हैं व्हाट इज अ सिमेट्रिकल फॉल्ट।
सर लाइन टू लाइन। लाइन टू लाइन सिमेट्रिकल फॉल्ट ऐसा है क्या? लाइन टू लाइन सिमेट्रिकल होता है? लाइन टू लाइन सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है क्या? किसने बताया लाइन टू लाइन सिमेट्रिकल होता है? और कोई बता सकता है सिमेट्रिकल फॉल्ट मतलब क्या है? मतलब अपन मैं डिफाइन करूं सिमेट्रिकल फॉल्ट तो कैसे डिफाइन करोगे आप? देखो, सिमेट्रिकल फॉल्ट का मतलब ये है सिंपल सा, सपोज वी हैव थ्री फेज लाइन, ठीक है। अगर थ्री फेज लाइन के अंदर अगर फॉल्ट आता है तो तीनों के तीनों फेज मेरे इफेक्ट होनी चाहिए। तीनों के तीनों फेज क्या होनी चाहिए? इफेक्ट होनी चाहिए। इसका मतलब इफेक्ट तभी हो सकता है जब मान लो कि मेरे पास थ्री फेज लाइन है, तीनों को तीनों शॉर्ट आ जाए। दो कंडीशन यहाँ पे हो सकती है, तीनों के तीनों फेज शॉर्ट हो जाए। इसका मतलब ये क्या है कि तीनों के तीनों फेज हैं वो अफेक्टेड हो। इट इज कॉल्ड है लाइन टू लाइन फॉल्ट। तो एक फॉल्ट मेरे पास ये वाला आ जाता है, इसमें मेरे पास क्या होगा, तीनों को तीनों फेज क्या होंगे, अफेक्ट होंगे, ठीक है। एक मेरे पास फॉल्ट आता है लाइन टू लाइन टू लाइन टू ग्राउंड। इसमें क्या होगा, आपको अगर सपोज मेरे पास थ्री फेज फॉल्ट है, अगर वो दोनों तीनों शॉर्ट सर्किट हो गए और ये ग्राउंड पे भी टच हो गया, दैट इज ग्राउंड, इट इज कॉल्ड द ट्रिपल एल जी फोल्ड। तो ट्रिपल एल और ट्रिपल एल जी फोल्ड आर द सिमेट्रिक फोल्ड। और सिमेट्रिकल फोल्ड मींस all the three phases are the short circuited, or we can say that all the phases are the affected by any type of this type of fault, ठीक है। उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल फोल्ड, ठीक है। सपोज इसमें एग्जांपल ले सकते हो, सपोज मेरे पास ये समझो, इसको सपोज मेरे पास ये पेड़ है, ठीक है। और पेड़ के पास सपोज मेरे पास थ्री फेज लाइन जा रही है, ठीक है। थ्री फेज लाइन जा रही है, ठीक है। ये थ्री फेज लाइन जा रही है, ठीक है। ये पेड़ है, थ्री फेज लाइन मेरे पास ये जा रही है, ठीक है। अगर मेरे पास, अगर मान लो यहाँ पर पेड़ के पास मान लो कोई स्नेक है, ठीक है, कोई सांप है। वो सांप यहाँ से मान लो पेड़ से गिर के यहाँ पे गिर जाता है, ठीक है? ये मान लो कि और गिर के ये तीनों फेज को टच कर देता है, ठीक है। यहाँ पर मान लो कोई स्नेक है कोई पेड़ पे, वो यहाँ पर यहाँ से इस पर्टिकुलर लाइन पर गिर जाता है और तीनों फेज को शॉर्ट कर देता है। इट इज कॉल्ड द थ्री फेज फोल्ड। तो इस तरह से फोर्स होते हैं, ठीक है। तो इसको फोल्ड को अपन क्या बोलेंगे, दैट इज थ्री फेज फोल्ड, ठीक है। अगर मान लो कि कोई वायर जो है तीनों आपस में टच हो गए, मान लो तीनों 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 वायर में फॉल्ट आया, टच हो गए, और उसमें से कोई एक वायर जो है टूट के नीचे गिर गया जमीन पे, और तीनों फेज में कुछ फॉल्ट आया, तीनों टच हो गए, टच होके ग्राउंड पे गिर गया, ठीक है। इट इज कॉल्ड द थ्री ट्रिपल एल टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से अपन डिफाइन करते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट, थ्री फेज फॉल्ट और ट्रिपल एल जी फॉल्ट, ठीक है। तो ट्रिपल एल फॉल्ट को अपन थ्री फेज फॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड थ्री फेज फॉल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से अपन सिमेट्रिकल फॉल्ट अपन देख सकते हैं, ठीक है। डिटेल डिस्कशन अपने नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें करेंगे अपन, ठीक है। सेकेंड इज अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अनसिमेट्रिकल को फॉल्ट को बता सकते हैं कौन कौन से फॉल्ट होते हैं अनसिमेट्रिकल? सर फॉल्ट आने पर है ना, तीनों फेज में अलग अलग करंट फ्लो होती है। तीनों फेज में अलग अलग करंट फ्लो होती है, ऐसा ऐसा जरूरी है क्या? पहली बात तो ये कि ऐसा जरूरी है क्या अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में तीनों में अलग अलग करंट फ्लो होगी? हम्म? ऐसा जरूरी है? सर तीनों लाइन में ना आकर सर दो दो में आ जाए, एक में आ जाए। सर अप्लायंसेस खराब हो सकते, डैमेज हो सकते। True. जरूरी नहीं है। देखो, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का मतलब ये है कि आपके तीनों फेज अफेक्ट, तीनों फेज ना सेम टाइप से अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। अफेक्ट होने का मतलब ये क्या है, दिस कंडीशन इज नॉट काउंटेड और एक्सेप्ट ऑल दिस, इसके अलावा जो भी मेरे पास फॉल्ट है डेटा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है। इस सिचुएशन जो थ्री फेज में शॉर्ट हो रहा है उसके अलावा जो भी फॉल्ट्स हो सारे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। इट इज अ सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, टू फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, एंड लाइन फेज टू फेज शॉर्ट सर्किट, जिसको अपन लाइन टू लाइन भी बोलते हैं। ए सिंगल फेज ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट वाला तो बाद में डिस्कस करेंगे। ये मेनली ये फॉल्ट होते हैं एलजी,
LG that is line to ground fault, ठीक है, एक line to line fault और mainly double line to ground fault, ठीक है. These are called the unsymmetrical fault. Means except three phase faults, all are the unsymmetrical fault, ठीक है. जितने अगर थ्री फेज शॉर्ट सर्किट के अलावा जितने फोर्स हैं ऑल आर द अनसिमेट्रिकल फोल्ड. इसको अपन क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल फोल्ड. तो सबसे पहले है सिंगल फेज टू ग्राउंड फोल्ड, जिसे अपन इसको बोलते हैं लाइन टू ग्राउंड फोल्ड, ठीक है. तो अगर मेरे पास थ्री फेज लाइंस हैं और थ्री फेज लाइंस में अगर कोई एक वायर जो है, मान लो कि मैं थ्री फेज लाइन में ए बी सी मान लेता हूँ, कोई भी हो सकता है. तो मान लो कि सी फेज का वायर है, वो मान लो किसी टाइम से फॉल्ट आने पर, मान लो किसी भी रीजन से, हो सकता है एक्स वाई जेड रीजन से, यहाँ से टूट के ग्राउंड पे गई, ठीक है. ये ओपन कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर मान लो कि कोई कंडक्टर आपका ग्राउंड पे टच हो गया, ठीक है. इट इज कॉल्ड द लाइन टू ग्राउंड फोल्ड. वो सी फेज भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, भी हो सकता है, एनीवन, ठीक है. अब अगर मैं सी एग्जांपल ले रहा हूँ सी का, तो सपोज सी कंडक्टर जो है वो यहाँ से टूट के और ग्राउंड पे टच हो गया, दैट इज कॉल्ड द लाइन टू ग्राउंड फोल्ड, ठीक है. दैट इज टाइप ऑफ लाइन टू ग्राउंड फोल्ड. डबल लाइन फोल्ड, अगर मान लो सपोज मेरे पास थ्री फेज लाइन है, अगर मान लो दो जो फेज हैं वो आपके शॉर्ट हो गए. अब शॉर्ट कोई भी रीजन से हो सकता है. मान लो ये वायर टूट के इस पे गिर गया तो शॉर्ट हो सकता है. अगर मान लो कोई आपकी कोई पतंग चल रही है, काइट है, और इन दोनों फेज पे कनेक्टेड होगी, तो लाइन टू लाइन फॉल्ट हो गया, ठीक है. पतंग भी हो सकती है. मान लो कोई पक्षी है, बर्ड है, वो बैठ गया यहाँ पे दोनों फेज पे, दोनों को शॉर्ट कर दिया, तो भी हो सकता है. तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है. अगर मान लो किसी भी रीजन से आपका यहाँ पे शॉर्ट हो गया, दोनों फेज शॉर्ट हो गए, ठीक है, दोनों पे शॉर्ट हो गए, वो कितने काउंट होगा? लाइन टू लाइन. हो सकता है वो ए और बी भी हो सकता है, हो सकता है बी और सी भी हो सकता है, हो सकता है वो ये भी हो सकता है, ठीक है. तो ऐसा वो जरूरी नहीं है कि ए और बी हो या फिर बी और सी हो. कोई भी दो अपने पास जो फेज है वो अगर शॉर्ट हो गए, दैट मींस कौन सा फॉल्ट होगा? इट इज द लाइन टू लाइन फॉल्ट, ठीक है. डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट. डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का मतलब क्या है? सपोज मेरे पास थ्री फेज है, थ्री लाइन्स. अगर मेरे पास कोई भी दो फेज, कोई भी हो सकता है, मान लो मैं बी और सी दे देता हूँ, बी और सी सपोज शॉर्ट होके, और शॉर्ट होके मान लो कि एक कंडक्टर जो है वो नीचे ग्राउंड पे टच हो गया, ठीक है. दैट इज कॉल्ड द डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट. डबल लाइन क्या हो गया? शॉर्ट हुई और ग्राउंड पे टच होगी, दैट इज कॉल्ड द डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है. इसको अपन क्या बोलेंगे? डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है. इस तरह से अपन अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में डिफाइन करते हैं. अपन डिस्कस करेंगे सेकेंड वीक में, ठीक है. अभी तो सिर्फ अपने इसकी टाइप्स देखे, कौन कौन से टाइप्स. यहाँ तक क्लियर है या पढ़ चुके ऑलरेडी? तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि भी मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ चुके ऑलरेडी, ठीक है. तो और कुछ बेसिक्स जो हैं वो आपके सेकंड जो लेक्चर होगा उसमें अपन कुछ बेसिक्स अपन और पढ़ेंगे.